choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो गाइस, अब तक कहानी में आपने देखा कि टोनी स्टार्क को उसी के जैसे दिखाई देने वाले एक हेलमेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया, जो कि 1 मिलियन साल पुराना था। और तभी से किसी को ये नहीं पता कि टोनी स्टार्क कहाँ गया। टोनी हमें बता रहा है, सालों पहले मेरा फादर साइंस के ऊपर यकीन करने वाला इंसान था, लेकिन उसके पास कुछ सीक्रेट्स भी थे। और मैं एक बहुत ही समझदार बच्चा था जो बड़ी आसानी से बोर हो जाया करता, और हमेशा मेरे पेट के अंदर ये मरोड़ा उठता रहता कि मुझे वहीं पे जाना है जहां मुझे जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि मैं ज्यादा लंबे टाइम तक एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता। मैं हमेशा अपने आप को किसी न किसी मुसीबत में फंसा देता हूँ। मैं अकेला महसूस किया करता। एक चीज जो फिल्में सही तरीके से दर्शाती हैं कि बहुत अमीर लोग बहुत अमीरों वाली चीजें करते हैं। मेरा डैड घर के अंदर ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाया करता जिसमें भगवान से जुड़ी हुई चीजें हुआ करती। तो गाइस, कुछ लोग घर के अंदर आते हैं। औरत ने पूछा, जो बात करना चाहते हैं वो आगे आ जाओ। तब एक कपल आगे आया। औरत ने पूछा, तुम्हें मास्टर से क्या चाहिए? तो वो कपल कहते हैं, हमें समय का तोहफा चाहिए। फिर औरत पूछती है, और उसके बदले में तुम क्या देना चाहोगे? तब वो कपल अपनी बॉडीज ऑफर करता है, लेकिन वो औरत ये भेंट देने से मना कर देती है। और फिर वो कपल अपनी सोल्स ऑफर करता है। और उसके बाद मास्टर बाहर आया। इसी टाइम पे छोटा टोनी स्टार्क छुप कर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक्सरे लेंस लगे हुए थे। और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया और वो टोनी को मास्टर के सामने ले आए। और उस रात टोनी स्टार्क ने अपने एक्सरे लेंसेज के थ्रू डेविल का चेहरा देखा, जो उसके सपनों में आकर उसे डराया करता। 1 मिलियन साल पहले टोनी स्टार्क एक गुफा के अंदर बैठा ये सब सोच रहे हैं। उस गुफा के अंदर से निकल रही रोशनी को देखकर एक जानवर वहां पे खींचा चला आया। तो टोनी ने कहा, उसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है या फिर तुम्हें भूख लगी है? लेकिन मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब वो आएगा तब मैं खुद उससे पूछ लूंगा। तो गाइस, टोनी स्टार्क ने उस जानवर को मार दिया और कहा, इससे मेरा वाइब्रेनियम फ्यूल वेस्ट हो गया। क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उस डेविल के सामने एक मैसेज भेज रहा हूँ, या फिर मुझे भूख लग रही है? इस गुफा के अंदर अब और वाइब्रेनियम नहीं बचा है। मेरे खुद के पास सिर्फ इतना ही वाइब्रेनियम बचा हुआ है कि मैं कुछ रात काट पाऊँ या फिर सिर्फ एक और रात काट पाऊँ। वो सब कुछ उस रात के ऊपर डिपेंड करता है। इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कब एक और डेविल मुझसे लड़ने आए। हालांकि इन सब की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, क्योंकि अगर तुम एक अवेंजर हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक ठाक ही होता है। वॉर ऑफ रेम्स के दौरान हमें एक गुफा मिली जिसके अंदर मेरे ही जैसे हेलमेट का एक फॉसिल वर्जन था। और जब मैंने उस गुफा की इन्वेस्टिगेशन की तब वहाँ एक अननोन एनर्जी सोर्स आया जिसने मुझे टाइम में वापस भेज दिया। मुझे लगता है कि 1 मिलियन साल पहले। और फिर मुझे बस इतना ही याद है कि कुछ पुराने एवेंजर्स मेरी चटनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे लड़ते हुए टोनी स्टार्क कह रहा है, ओ कम ऑन, देखो एक घोस्ट राइडर और ब्रॉक लेसनर जैसा दिखाई देने वाला स्टार ब्रांड तो एक बात है, लेकिन ये थोर का डैड मुझे क्यों पीट रहा है? तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे डरे हुए हो, लेकिन मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कहाँ पे हूँ। टोनी स्टार्क उड़कर उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिक्स उसका रास्ता रोक लेती है। तो टोनी ने कहा, वो तुम्हारे पास खुद का एक फिनिक्स है? क्या एक्समैन इस बारे में जानते हैं? फिनिक्स ने कहा, एंथनी स्टार्क, तुम्हें यहाँ एक कारण के लिए बुलाया गया है, लेकिन हमने तुम्हें नहीं बुलाया। टोनी ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे दिमाग में कैसे बात कर पा रही हो, लेकिन मुझे भी अपने दिमाग से बात करना पसंद नहीं आता। फिनिक्स ने कहा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जिन चीजों का तुम्हें आगे सामना करना है वो तुम्हें खुद ही करना होगा। बस एक चीज याद रखना आयरन मैन, डेविल के चेहरे को याद रखना। और तब फिनिक्स आयरन मैन के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, और इस हमले से उसने आयरन मैन को मीलों दूर भेज दिया। उसका आर्मर पहले ही इस लड़ाई से काफी कुछ खराब हो चुका था, और जब वो नीचे गिरा तब और रहा खराब हो गया। कहने को कहूँ तो आयरन मैन स्टोन एज में फंस कर रह चुका है। सूट के अंदर बहुत ही कम पावर बची है। और गाइस, तब आयरन मैन को अपने पास एक गुफा दिखाई दी। उसने कहा, अरे यार फिर से एक गुफा। और गाइस, उसके बाद से आयरन मैन कभी नहीं हंसा। वो इस गुफा के अंदर रहने लगा। दिन बीतते गए, एक एक करके उसके सूट के सारे हिस्से खराब होने लगे
उसने मदरबोर्ड से कहा, तुम इस गुफा के अंदर हर एक ऐसी चीज को ढूंढो, जैसे कि वाइब्रेनियम, यूरेनियम या कोई भी ऐसी चीज जिसका हम एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले मैं अपने आर्मर को ठीक करने की कोशिश करूंगा और तब मुझे एक टाइम मशीन ढूंढनी है। यहाँ आसपास जरूर एक टाइम मशीन होनी चाहिए। तभी उस गुफा के अंदर एक औरत आई जो कि टोनी के पीने के लिए शराब लेकर आई थी और तब तक वहाँ पे बहुत ही कम लोगों को बोलना आता था। आयरन मैन ने कहा, वाओ, लगता है तुम लोग मेरी पूजा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारे लिए गॉड नहीं बन सकता, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तब टोनी ने देखा कि उसके साथ और भी औरतें थीं और इसके बाद एक हफ्ते तक वो औरतें हर रात आई और टोनी ने हर बार उन्हें वापस भेज दिया। यहाँ तक कि दिन ब दिन रातें ठंडी होती जा रही थी, अकेली होती जा रही थी और 8वें दिन वो लोग मुझे शराब पिलाने के लिए आए थे, लेकिन इस टाइम वो औरतें नहीं आई बल्कि डंडे और पत्थर लेकर केवमैन आए थे जो बहुत गुस्सा दिखाई दे रहे थे। वो लोग 3 हफ्ते तक हर रात आए और मैंने हर बार उन्हें वापस भेज दिया, कुछ को घायल करके, कुछ की हड्डी पसलियां तोड़कर और कुछ की शराब गिराकर, लेकिन फिर भी वो आते रहे। पहले से ज्यादा गुस्से के साथ वो मुझे जबरदस्ती पिलाना चाह रहे थे और इतना स्मार्ट आदमी होने के बावजूद भी मैं ये नहीं समझ पाया क्यों। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। तब मैंने अपनी गुफा के अंदर एक बोर्ड लगा दिया और फिर डेविल मेरे दरवाजे पे आया। टोनी स्टार्क गुफा के अंदर कुछ खोदते हुए कह रहा है, यह आखिरी वाइब्रेनियम है और शायद इसीलिए वो लोग यहाँ पे आ रहे थे। उन्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं कोई गॉड हूँ या फिर एक पागल इंसान जो अपने आप से बात करता रहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद अपने आप से इतना बोर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे अवेंजर्स की याद आ रही है। तो आयरन मैन अपने हेलमेट से बोलते हैं, अवेंजर्स को मत बताना कि मैंने ऐसा बोला था। और तब हेलमेट के अंदर से आवाज आई, चिंता मत करो स्टार्क, तुम्हारे सीक्रेट्स मेरे पास सुरक्षित हैं। ये देखकर आयरन मैन चौंक गया क्योंकि उसका हेलमेट एक दिन पहले ही खराब हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी आना बंद हो चुकी थी। आयरन मैन ने पूछा, मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो आवाज आई, एक बहुत पुराने दोस्त से। आयरन मैन ने पूछा, मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ पे कोई दोस्त है। तो हेलमेट बोला, ओ, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, इस एज के अंदर नहीं, लेकिन ये जो टाइम है ना, मैं इस चीज से परे हूँ। टोनी ने पूछा, तो अब तक तुम्हें मुझे तोहफे बेचते आ रहे थे? हेलमेट ने कहा, लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हें कुछ तोहफे देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ। टोनी कहता है, नो थैंक्स, मैं जानता हूँ कि मेरे आर्मर ने काफी बुरे दिन देखे हैं, लेकिन मैं इसे नहीं बेच सकता। तो हेलमेट ने कहा, देखो मेरा तुम्हारे आर्मर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और जिस आर्मर को तुम अपनी बॉडी के ऊपर पहनते हो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी सोल के बदले में क्या चाहोगे? और गाइस, तभी एक लाल सांप हेलमेट के पीछे से बाहर निकला। टोनी ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं अपनी सोल काफी लंबे टाइम पहले ही बेच चुका हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें मेरा गुर्दा चाहिए तो बात कर सकता हूँ। सांप ने पूछा, तो बताओ मुझे, क्या तुम जानते हो कि इस वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट आदमी कैसे बना जाता है? आयरन मैन ने कहा, वेल, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं कैसे बना। सांप ने कहा, नहीं, तुम नहीं जानते कि हावर्ड स्टार्क ने इसकी क्या कीमत चुकाई। आयरन मैन ने पूछा, तुम्हें नाम कैसे पता, आखिर तुम हो कौन? तो सांप ने कहा, तुम मेरे हो छोटे स्टार्क, फिर चाहे तुम किसी भी टाइम में चले जाओ। तुम्हें क्यों लगता है कि हावर्ड स्टार्क ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया? तुम ही वो कीमत हो जो उसने चुकाई थी। अब तुम मेरे हो, मेरी आंखों में देखो, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। तो गाइस, टोनी स्टार्क उसके ऊपर इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने खुद के हेलमेट से उस सांप को चीर दिया और उस दिन से टोनी से कोई मिलने नहीं आया सिवाय कुछ बड़ी बिल्लियों के। मैं सिर्फ इतना जानता था कि यह सांप कुछ तो जानता है। वो सांप मुझे यहाँ पर लेकर आया और वो सांप ये भी जानता है कि मुझे घर कैसे पहुँचाया जाए, इसलिए मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर एक उस सांप को मार रहा हूँ जो मुझे मिल रहा है ताकि मैं उस वाले सांप तक पहुँच सकूँ। और आखिरकार ये काम कर गया, लेकिन इस बार उस कमीने ने कोई सांप नहीं भेजा। अगर इस टाइम के अंदर घोस्ट राइडर, आयरन फिस्ट और स्टार ब्रांड्स हो सकते हैं तो बहुत बुरे लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि एक गोरिल्ला जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन था और सही तरीके से कहूँ तो पावर स्टोन था। उसने मेरे ऊपर हमला किया और मुझे मरा हुआ समझकर मुझे छोड़कर चला गया। शायद वो ठीक ही सोच रहा था, क्योंकि अब तक ये आर्मर भी किसी काम का नहीं था और मैं कुछ भी करके उसे ठीक नहीं कर पाता। इस स्टोन एज के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये अंत नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो आ रहा है।
मुझे पता है कि डेविल वापस आएगा एक आखिरी कोशिश के लिए। टोनी स्टार्क अपने आप से कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा फैंसी आर्मर तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन आयरन मैन कभी एक हथियार नहीं था, मैं था। मेरी वाइब्रेनियम बैटरीज के अंदर अब भी कुछ पावर बची हुई है, बस मुझे इसे सही तरीके से यूज करने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। मैं गुफा मानवों के टाइम में हूँ। चारों तरफ बर्फ की एक सफेद चादर छाई हुई है और तभी टोनी को गुफा के अंदर बर्फ दिखाई दी। उसने सोचा कि अब तो बस इसी से काम चलाना पड़ेगा। आयरन मैन कह रहा है, मुझे पक्का पता है कि मैं पेट के अंदर ही नास्तिक बन चुका था। ये बात तुम थोर से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा अपने ऊपर यकीन किया करता, फिर चाहे गॉड मेरे सामने आकर ही क्यों न खड़ा हो जाए। लेकिन डेविल की बात तो कुछ अलग ही है। मैं हमेशा डेविल के ऊपर यकीन किया करता, तभी से जब से मैं अपनी डैड की पार्टी के अंदर गया था। तो गाइस, तभी टोनी स्टार्क के मारे हुए वो सारे सांप जिंदा हो जाते हैं और वे एकदम से गुफा के अंदर जाने लगे। आयरन मैन ने कहा, तुम्हें लगता है कि इससे मैं मान जाऊंगा? लगता है कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते, और अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, मैं हूँ आइस एज मैन। तो गाइस, तब टोनी स्टार्क बर्फ का एक आर्मर बनाकर बाहर आया। अब तक डेविल भी वहां पे आ चुका था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ। हेलो टोनी। हेलो मेरे बेटे। और गाइस, उस रात को टोनी स्टार्क ने अपने एक्सरे कॉन्टैक्ट लेंसेज के थ्रू जिसे देखा था वो यही डेविल था, खुद उसका डैड। टोनी ने कहा, हावर्ड, नहीं, तुम नहीं हो सकते, तुम मेरे फादर नहीं हो। तभी टोनी हमला करता है। हावर्ड ने कहा, वेल, मैं तुम्हारा असली वाला फादर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा फादर तो हूँ, और हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे अंदर मेरा कुछ न कुछ हिस्सा जरूर है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो, तब मैं तुम्हारे सामने एक अपॉर्चुनिटी रख सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी सफलता के राज बता सकता हूँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे वर्ल्ड्स जीते जाते हैं और कैसे उनके ऊपर राज किया जाता है। और मेरे बेटे, तुम राज करोगे, बस तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर प्लीज बोलना है। लेकिन गाइस, टोनी उसे भी मार डालता है। उसने कहा, तुम मुझे इस तरीके से नहीं उकसा सकते, कौन हो तुम? और गाइस, तब मेफिस्टो अपने असली रूप में आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा फादर हूँ। टोनी ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हावर्ड स्टार्क नहीं हो। तो मेफिस्टो ने कहा, वेल, मैंने कब कहा कि मैं हावर्ड स्टार्क हूँ? हालांकि वो मेरा एक पुराना दोस्त है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। भला मैं इस चीज के ऊपर झूठ क्यों बोलूंगा? आगे बढ़ो और मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? तो गाइस, मेफिस्टो ने टोनी को एक जोरदार पंच किया और इससे वो बर्फ वाला आर्मर भी टूट चुका था। टोनी सोचता है, मेफिस्टो हेल के राजाओं में से एक, लेकिन 1 मिलियन साल पुराने वाला डेविल मेरे और मेरी फैमिली के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? और तभी टोनी को मेफिस्टो के हाथ में टाइम स्टोन दिखाई दिया। मेफिस्टो ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे फादर ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, या फिर आज से बहुत सालों बाद बेचने वाला है। मैं इसे टाइम स्टोन के अंदर देख सकता हूँ। उसने टोनी स्टार्क के ऊपर हमला करते हुए कहा, मेरे सामने झुक जाओ और हम इस संसार के इतिहास को बदल डालेंगे। और गाइस, मेफिस्टो ये अब तक काफी सारे इंसानों को पास्ट में लाया था ताकि वो इस दुनिया पे राज कर सके। बाहर खड़े एवेंजर्स ये सब देख रहे हैं। पैंथर किंग ने कहा, वो हार रहा है, इससे पूरा इंसानी इतिहास बदल सकता है। घोस्ट राइडर बोला, वेल, मुझे नहीं पता, हालांकि ये आदमी इतना अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर क्या ही फर्क पड़ता है इसके जिंदा होने से? अगामोटो कहता है, हमेशा एक टोनी स्टार्क का होना जरूरी है। फिनिक्स बोली, हमें उन सब की जरूरत है, और खासकर इस वाले की। आयरन फिस्ट ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे? हम उसकी मदद कैसे करेंगे? फिनिक्स कहती है, हम नहीं कर सकते, इसे अपनी लड़ाई खुद अकेले जीतनी होगी। अंदर मेफिस्टो कह रहा है, तुम एक समझदार इंसान हो, मैंने तुम्हारे सामने काफी अच्छी डील रखी है, तुम्हें फिर से जिंदा होने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी पूरी लाइफ बदल के रख दूंगा, जिसमें कोई हावर्ड नहीं होगा, जिसमें तुम शराबी नहीं होगे। मैं तुम्हें अर्थ का सबसे ताकतवर हीरो बना दूंगा, जिसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इकलौते अवेंजर बनोगे। टोनी ने कहा, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, और वो मैं तुम्हें 1 मिलियन साल बाद बताऊंगा। टोनी ने अपनी पूरी पावर से हमला किया, सीधा उस टाइम स्टोन के ऊपर। और गाइस, इससे टाइम स्टोन का असर टोनी के ऊपर होने लगा। वो फिर से प्रेजेंट में जा रहा था। मेफिस्टो ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम भाग रहे हो टोनी स्टार्क? मेरे इलाके में तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते, क्योंकि ना ही कोई ऐसी लोकेशन है और ना ही कोई ऐसा टाइम है जहां तुम मुझसे बच पाओगे। और गाइस, तब टाइम स्टोन की पावर्स की बदौलत टोनी फिर से प्रेजेंट में जा रहा था। उसे महसूस हुआ
कि उसके एटम्स टूट रहे थे। उसे अपने सामने कई डर दिखाई दे रहे थे, पास्ट के और फ्यूचर के भी, जहाँ कोई वकांडा नहीं है, कोई भी एसगार्ड के बारे में नहीं जानता और स्टीव रोजर्स अपनी आंखों में हरे ड्रग्स डाल रहा है। कैरोल के चेहरे से मांस उतर रहा है। द थिंग कुछ अजीब बन चुका है। उसके साथ साथ टोनी को एक फिनिक्स वुल्वरिन भी दिखाई दिया और कुछ ऐसी लड़कियां जिसके पास हैमर्स थे और एक स्टार ब्रांड बेबी। और जब इसके बाद टोनी ने अपने आप को होश में पाया तब ब्लैक पैंथर उसके सामने खड़ा था, उसी गुफा के अंदर। वो तब भी चिल्लाए जा रहा था। जब टोनी ने बाहर जाकर वैकेंडन हेलिकैरियर को देखा तब उसे यकीन हुआ कि वो प्रेजेंट में आ चुका है। ब्लैक पैंथर जानना चाह रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ पे था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ भी बता पाता मुझे कहीं जाना था। मैंने कहा कि मैं लॉस वेगस के अंदर जाना चाहता हूँ। तो गाइस, टोनी स्टार्क सीधा लॉस वेगस के अंदर एक टावर में कैद मेफिस्टो के पास पहुंचता है। मेफिस्टो ने कहा, ओह हेलो टोनी, क्या हाल फिलहाल तुम किसी गुफा के अंदर गए थे? टोनी चिल्लाया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे बता दिया कि मुझे तुम कहाँ मिलोगे और मुझे ये भी बताया कि जब से तुम हेल के राजा की गद्दी से हटे हो तब से तुम यहीं कैद हो। मैं तुम्हें फेस टू फेस देखना चाहता था। मेफिस्टो ने कहा, तो बताओ, 1 मिलियन साल बीत चुके होंगे, अब भी मैं तुम्हारे सामने वही ऑफर रख रहा हूँ, तो क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? टोनी ने कहा, हाँ मेरे पास है, मेरा पिछवाड़ा चाट ले। तो गाइस, इसके बाद टोनी वहां से चला गया और फिर मेफिस्टो के पास कोई आया। उसने कहा, वो जानता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे टाइम में वापस क्यों भेजा? ये बात तो तुम मुझसे ही पूछ लेते कि वो तुम्हें कभी अपनी सोल नहीं बेचेगा, वो इतना बेवकूफ है। मेफिस्टो ने कहा, मुझे कभी उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे अपनी सोल बेच देगा, लेकिन मैंने उसके मन के अंदर डाउट और डर पैदा कर दिए हैं जो बाहर आएंगे। ये डाउट उन सारे डायमेंशन के टोनी स्टार्क के पास जाएंगे और सभी को ये महसूस होगा। तो हमारा काम शुरू हो चुका है। हर एक टोनी स्टार्क को हमेशा आयरन मैन ही बनना पड़ेगा। तब हावर्ड स्टार्क बोला, वेल, तब तो एक अच्छी बात है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी साइड में है। कोई भी मेरे बेटे को मुझसे अच्छे तरीके से नहीं जानता कि मेरे बेटे को कैसे बनाना है और उसे कैसे तोड़ना है। ऑल हेल मेफिस्टो। तो गाइज, ये थी टोनी स्टार्क 1 मिलियन की कहानी और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में इस कहानी का कोई लिंक हो कि मेफिस्टो ऐसा क्यों कर रहा है। और जहाँ तक इस सवाल की बात है कि मेफिस्टो कैद क्यों है, उसके लिए एक अलग सीरीज है जिसका नाम है डैमनेशन और इसी में आपको पता चलेगा कि जॉनी ब्लेज हेल का राजा कैसे बना।